हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे केंद्रक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। जो कोशिका के अंदर एक केंद्रक प्रेजेंट होता है, उस केंद्रक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे केंद्रक क्या है, केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में कहाँ आनुवांशिक पदार्थ होता है, केंद्रक कितने झिल्ली से ढका होता है, केंद्रक के बाहरी परत को क्या कहते हैं, केंद्रक में कितने झिल्लियाँ प्रेजेंट होती है, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, केंद्रक के कौन खोज किए थे। ये सभी बातें हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, केंद्रक। केंद्रक क्या है, आखिर केंद्रक का जो सबसे पहले खोज किसने किए थे, केंद्रक के किसने देखे थे, आज हम लोग जानेंगे ये बात को। ठीक है, तो पहला बात क्या आता है कि केंद्रक का खोज किसने किए थे। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे 1831 ईस्वी में। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे 1831 ईस्वी में। और क्या बात आता है केंद्रक, आखिर जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने केंद्रक के कहाँ देखे, केंद्रक को कौन सा कोशिका में देखे, ये जानते हैं। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किए। आप लोग भी जानते होंगे, हम क्लास में पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में, ग्रेविटी ट्यूटोरियल क्लासेस अरवल ऑफलाइन क्लास चलता है यहाँ पर। देखिए, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किए थे। जो रॉबर्ट ब्राउन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑर्किड नाम के एक पौधा है, उस ऑर्किड पौधा के जो जड़ होता है, जड़ होता है, उस जड़ के अंदर जो कोशिका प्रेजेंट था, ऑर्किड नाम की एक पौधा है, उस पौधा के जो जड़ होता है, उस जड़ में जो कोशिका पाया जाता था, उस कोशिका को बाहर निकाले रॉबर्ट ब्राउन, और उस कोशिका के अंदर ही रॉबर्ट ब्राउन ने उस केंद्रक को देखे। रॉबर्ट ब्राउन उस कोशिका के अंदर ही किया, उस केंद्रक को देखे। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कौन सा पौधा के जो जड़ था उसमें केंद्रक का देखें। तो ऑर्किड मूल कोशिकाओं में, यानी कि ऑर्किड का जो जड़ था, उस जड़ के जो कोशिका था, उस कोशिका में जो रॉबर्ट ब्राउन ने उस कोशिका के बारे में जब अध्ययन किए, तो उस कोशिका में ही क्या रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के देखे। यानी कि केंद्रक की खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। कौन है केंद्रक का खोजकर्ता, रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे केंद्रक का खोज, 1831 में। अब किस चीज का, तो ऑर्किड के मूल कोशिकाओं में। अब बात क्या आता है कि आखिर केंद्रक का प्रयोग, रॉबर्ट ब्राउन तो केंद्रक का खोज कर ही दिए हैं, लेकिन इस केंद्रक का प्रयोग कौन किए थे। तो देखिए, प्रयोग से पहले क्या जान लेते हैं, केंद्रक के अध्ययन। सुनिए, तो केंद्रक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक का अध्ययन को कहते हैं हम लोग कैरियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ये काम कर दिए, किसका, केंद्रक की खोज कर दिए, लेकिन उस पर प्रयोग कोई दूसरा वैज्ञानिक किए थे। तो प्रयोग किए थे हेमरलिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या, केंद्रक पर प्रयोग करना शुरू किए। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि हेमरलिंग ने कौन सा कोशिका पर, किस पे केंद्रक का प्रयोग किए। देखिए, हेमरलिंग ने क्या किए थे, एसिटाबुलेरिया एक पादप है। जिस हेमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पादप के जो कोशिका था, उस कोशिका पर किया केंद्रक का अध्ययन, मतलब कि प्रयोग किए, किस केंद्रक में क्या है, क्या नहीं है। तो हेमरलिंग ने जब प्रयोग किए एसिटाबुलेरिया पादप के जो कोशिका था, हेमरलिंग ने जब एसिटाबुलेरिया पादप के कोशिका पर प्रयोग किए, तो उन्होंने प्रयोग करने के बाद क्या रिजल्ट बताया, आखिर प्रयोग करने के बाद एक रिजल्ट होता है ना। जैसे आप लोग पढ़ते हो, आप लोग कोचिंग में पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद एक कोचिंग में टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट में क्या नंबर आता है, क्या रिजल्ट आया, वो आप लोग को भी पता चलता है। तो वैसे ही हेमरलिंग ने किया, एसिटाबुलेरिया पर क्या किए, प्रयोग किए। तो उन्होंने एसिटाबुलेरिया पादप का जो कोशिका था उस पर प्रयोग किए। तो उन्होंने, हेमरलिंग ने क्या बताया कि देखिए, केंद्रक क्या है, केंद्रक एक अनुवांशिक कार्य करता है।
ये बात किसने बोले थे? हेमरलिंग ने बोले थे। हेमरलिंग क्या बोले कि जो केंद्रक है, केंद्रक एक आनुवांशिक कार्य करता है। ये बात किसने बोले सबसे पहले? तो हेमरलिंग ने बोले। याद रख लीजिएगा, हेमरलिंग ने कौन सा पादप पर प्रयोग किए थे? तो एसिटाबुलेरिया पर, एसिटाबुलेरिया पर। और उन्होंने जब प्रयोग करने के बाद क्या बताएं, हेमरलिंग ने जब प्रयोग किए एसिटाबुलेरिया पर, उसके बाद क्या बताएं केंद्रक के बारे में? प्रयोग करने के बाद कोई तो रिजल्ट आता है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि केंद्रक का आनुवांशिक कार्य है। जो केंद्रक होता है ये आनुवांशिक कार्य करता है, यह केंद्रक आनुवांशिक कार्य करता है। चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया, आते हैं नेक्स्ट पे। आखिर केंद्रक बात आता है क्या? केंद्रक क्या है? झिल्लियाबद्ध है। तो कोशिका के अंदर जो मान लेते हैं कि मान लो कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, यूकेरियोटिक सेल है ये। इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक प्रेजेंट है। तो ये जो केंद्रक होता है नहीं, तो ये क्या झिल्ली आबद्ध होता है, मतलब कि झिल्लियों से क्या चारों पट्टी से क्या घेरे हुए रहता है, झिल्ली से क्या घेरा हुआ रहता है, इसलिए क्या बोले गया है? झिल्ली आबद्ध। तो केंद्रक कितने झिल्लियों से घेरा हुआ है? केंद्रक कितने झिल्लियों से घिरा हुआ है? तो उसका आंसर क्या आता है? केंद्रक आवरण, यानी कि 2 झिल्लियों से क्या होता है? केंद्रक घिरा हुआ रहता है। केंद्रक कितने झिल्लियों से घिरा हुआ है? तो केंद्रक 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है। क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद कहता है समांतर। बहुत सारे ऐसे भी जीव है जिस जीव के अंदर जो कोशिका पाया जाता है, एक कोशिका में बहुत सारा केंद्रक होता है, एक कोशिका में 2 केंद्रक होता है, तो कोई कोशिका में 1 केंद्रक होता है। वो चीज के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या? केंद्रक के संरचना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है? समांतर। एक कोशिका है, उसमें क्या? एक केंद्र है। एक कोशिका है, उसमें क्या है? एक केंद्रक है। एक कोशिका, एक केंद्रक। इस समानता हर एक बॉडी में पाया जाता है, हमारे बॉडी में भी है। ठीक है, उसके बाद एक आता है पैरामीशियम नाम के जीव होता है। पैरामीशियम नाम के एक जीव है, पैरामीशियम। जो पैरामीशियम के अंदर जो कोशिका पाया जाता है, पैरामीशियम के अंदर जो कोशिका पाया जाता है, उस कोशिका के जो केंद्रक होता है, उस कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। तो पैरामीशियम क्या है? द्विकेंद्रिकीय, यानी कि एक कोशिका रहेगा और उस कोशिका के अंदर 2 केंद्रक रहेगा। पैरामीशियम के अंदर जो कोशिका पाया जाता है, उस कोशिका में उसमें एक कोशिका रहेगा और उस कोशिका में 2 केंद्रक रहेगा। क्लियर होना चाहिए एकदम साफ। उसके बाद एक और क्या आता है? राइजोपस। क्या आता है? राइजोपस। उसके बाद क्या आता है? राइजोपस। उसके बाद क्या है? राइजोपस, यानी कि बहुकेंद्रिकीय। क्या है? बहुकेंद्रिकीय। देखो सोचने वाला बात है ये जो राइजोपस है ना, ये जो राइजोपस है, उस राइजोपस के अंदर जो कोशिका पाया जाता है, उस कोशिका में एक कोशिका में बहुत सारा केंद्रक रहता है। जो राइजोपस के जो कोशिका रहता है, तो उसको एक कोशिका में बहुत सारा केंद्रक है, बहुत सारा। समझ में आया कि नहीं? जैसे दशहरा आ रहा था, दशहरा में बहुत सारा आदमी घूमता है ना रोड पर, इधर उधर घूमता है, सीटी उटी भी कोई बजाता है। तो ऐसे ही राइजोपस के जो कोशिका होता है, उस कोशिका में बहुत सारा केंद्रक पाया जाता है। लिखा हुआ है राइजोपस बहुकेंद्रिकीय, यानी कि एक कोशिका और बहुत सारा केंद्रक, एक कोशिका और बहुत सारा केंद्रक राइजोपस में होता है। क्लियर? हमारे बॉडी में एक ऐसा भी स्थान है, हमारे बॉडी में एक ऐसा भी स्थान है जिस स्थान पर जो कोशिका पाया जाता है, उस कोशिका में एक भी केंद्रक नहीं होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में देख लो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, उस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। समझ में आया नहीं? तो वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा अंग है, जिस अंग में उस अंग में जो कोशिका पाया जाता है, उस कोशिका में एक भी केंद्रक नहीं होता है, उस कोशिका में एक भी केंद्रक नहीं होता है। तो वो कौन है बाबू? तो वो है हमारे बॉडी के आरबीसी।
वो है हमारे बॉडी का आरबीसी। जो हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। तो उस रेड ब्लड सेल यानी कि जो आरबीसी के अंदर जो कोशिका पाया जाता है, उस कोशिका में एक भी केंद्रक नहीं होता है, उस कोशिका में एक भी केंद्रक नहीं होता है। यानी लिखा हुआ है अकेंद्रकीय कोशिका, अकेंद्रकीय कोशिका, केंद्रक अनुपस्थित। क्या, केंद्रक अनुपस्थित। तो किसमें केंद्रक अनुपस्थित है, किसमें केंद्रक अनुपस्थित है, तो स्तनधारियों की परिपक्वन, स्तनधारी को परिपक्वन आरबीसी में, स्तनधारी को परिपक्वन में आरबीसी में। स्तनधारी तो इस धरती पर जितने भी जो स्तन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उसमें जो आरबीसी पाया जाता है, उस आरबीसी जब परिपक्वन पूरी तरीका से हो जाएगा, उस परिपक्वन आरबीसी में जो कोशिका पाया जाता है, उस कोशिका में एक भी केंद्रक नहीं होता है। ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरे लेक्चर में। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, राइबोसोम की केंद्रकीय संरचना, केंद्रकीय संरचना है। तो पहले ये लाइन देख लीजिएगा, अंतरकाल, जब कोशिका अंतरकाल स्थिति में रहता है, जब कोशिका अंतरकाल स्थिति में रहता है, तो क्या वो आनुवांशिक पदार्थ, वो क्या आनुवांशिक पदार्थ, उसका संरचना कैसा होता है, धागा नुमा संरचना होता है। उसका संरचना कैसा होता है, तो धागा नुमा संरचना होता है। उस धागे नुमा संरचना को ही क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है। आनुवांशिक पदार्थ होता है धागा नुमा संरचना, तो ये धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ये क्रोमेटिन जाल क्षारीय अभिरंजक से रंगे होते हैं, ये क्रोमेटिक जाल क्षारीय अभिरंजक से रंगे होते हैं। और कौन से क्षारीय अभिरंजक से रंगे होते हैं, एसिटा कार्बिन, एसिटा कार्बिन। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्रोमेटिन जाल कौन सा क्षारीय अभिरंजक से रंगे होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप लोगों से कि क्रोमेटिन जाल कौन सा क्षारीय अभिरंजक से रंगे होते हैं, तो कौन सा क्षारीय अभिरंजक से, एसिटा कार्बिन, एसिटा कार्बिन। ये हो गया एक छोटा सा टॉपिक था। अब आइए इधर ये समझते हैं। हम आप लोग को पहले भी बताए हैं कि केंद्रक दो झिल्लियों से घिरा होता है, केंद्रक में दो झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक दो झिल्लियों से घिरा होता है। तो ये पूरा है केंद्रक की संरचना, ये पूरा है केंद्रक का संरचना। इस केंद्रक की संरचना का हर एक पार्ट बाय पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। इस केंद्रक में हर एक पार्ट बाय पार्ट को जानेंगे। समझ में आया कि नहीं। फिर सबसे पहले जानते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो धागे नुमा संरचना को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और एक बात क्या है, ये जो आप लोगों के प्लस के चिन्ह रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ऐसे ये जो प्लस का चिन्ह आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये चीज को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लेमिन, न्यूक्लियर लेमिन। ये न्यूक्लियर लेमिना, सॉरी न्यूक्लियर लेमिना क्या चीज से बना होता है, ल्यूक्लियर लेमिना क्या चीज से बना होता है, लेमिन फिलामेंट से बना होता है, लेमिन फिलामेंट से बना होता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि केंद्रक में जो न्यूक्लियर लेमिना होता है वो क्या चीज से बना होता है, लेमिन फिलामेंट से बना होता है, लेमिन फिलामेंट से बना होता है। ल्यूक्लियर लेमिना के क्या काम है, तो केंद्रक के आकृति का निर्धारण करना, केंद्रक का आकृति का निर्धारण करना। ये जो केंद्रक कैसे गोल बन रहा है, ये जो इस केंद्रक का जो ये जो आकृति, ये जो गोल है, इस आकृति को कौन देता है, आखिर इस आकृति का निर्धारण कौन करता है, इस आकृति का निर्धारण कौन करता है, ल्यूक्लियर लेमिना करता है, लेमिना करता है। चलिए ये प्लस के बारे में हम लोग जान गए, ये क्रोमेटिन जाल के बारे में जान गए। और उसके बाद क्या आता है, हम आप लोग को बताए थे कि जो केंद्रक होते हैं दो झिल्लियों से घेरा होता है। अब कौन कौन झिल्ली होते हैं, देखिए
ये जो सबसे बाहर ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाहरी झिल्ली। इसको क्या कहते हैं, बाहरी झिल्ली। ये एक झिल्ली हो गया। ये जो इसके बाद एक और जो ये झिल्ली दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, भीतरी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, भीतरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक आवरण कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, बाहरी और भीतरी झिल्ली को भी क्या कहते हैं, केंद्रक आवरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक बात और बताना चाहते हैं हम आपको कि ये जो बाहरी झिल्ली और ये जो भीतरी झिल्ली है, ये जो बाहरी झिल्ली और ये जो भीतरी झिल्ली है, इसके बीच में जो गैप बचा, इसके बीच में जो खाली स्थान बचा, इसके बीच में जो गैप बचा, इसके बीच में जो खाली स्थान बचा, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, यानी कि ये बाहरी झिल्ली, सॉरी ये भीतरी बाहरी झिल्ली है और ये बाहरी, ये है भीतरी झिल्ली। तो इसके बीच, इसके जो बीच में जो गैप बचा, इसके जो बीच में गैप बचा, उस गैप को हम क्या कहते हैं, तो परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। जैसे मान लो, यहाँ से हम एक चीज को उठाएं, इसलिए उठाएं, लो 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 माजा लो। देखिए मान लें कि ये केंद्रक का जो झिल्ली था, इसको हम लोग उठाएं, तो हम लोग मान लेते कि इसको हम लोग दे दिए बाहरी झिल्ली नाम दे दिए, इसको हम लोग भीतरी झिल्ली नाम दे दिए। तो इसके बीच में ये जो गैप है बचा हुआ है, ये जो गैप बचा हुआ है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय अवकाश। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। क्लियर। अब एक बात और क्या उठता है कि ये जो है, इसके बीच में जो केंद्रक के जो बीच में गैप बचा हुआ है, इसका चौड़ाई कितना होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका चौड़ाई कितना होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका चौड़ाई कितना होता है, तो 10 से 50 माइक्रोमीटर। 10 से 50 माइक्रोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक इसका चौड़ाई कितना होता है, 10 से 50 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम पूछेगा ही पूछेगा। बिहार बीसीसी के एग्जाम दे दो, नीट के एग्जाम दे दो, पैरामेडिकल के एग्जाम दे दो, ये सब डालता ही डालता है, सब डालता ही डालता है, दे चुके हैं एग्जाम। परिकेंद्रकीय अवकाश, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि परिकेंद्रकीय अवकाश का चौड़ाई कितना होता है, 10 से 50 नैनोमीटर। 10 से 50 नैनोमीटर, यानी कि ये जो आप लोगों का ये जो गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आप लोगों को गैप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 10 से 50 नैनोमीटर। समझ में आ गया। देखिए तो वीडियो चालू है, चल रहा है ना, चलिए ठीक है, हमको लगा कि नहीं चल रहा है। चलिए ये चीज हो गया। अब उसके बाद और क्या देखते हैं हम लोग, ये जो खाली स्थान है, ये यहाँ देखिए, ये जो केंद्रक के जो अंदर ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव कहते हैं। जैसे में ये पूरा मान लो कि ये पूरा मान लेते हैं कोशिका है, ये पूरा हम लोग क्या किए कि पूरा कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जो ये रहता है, सब क्या रहता है, कोशिका द्रव रहता है। क्या रहता है, कोशिका द्रव रहता है कि नहीं। हम पढ़ाए आप लोगों को क्लास में ये पढ़ाए, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो ये पूरा ये जो खाली स्थान है, ये सब खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। तो जो केंद्रक होता है, उस जो केंद्रक द्रव में क्या क्या पाया जाता है, ये तो पूरा केंद्रक की संरचना है। तो इस केंद्रक के संरचना में जो केंद्रक द्रव है, उस केंद्रक द्रव में क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहला बात क्या आता है, क्रोमेटिन जाल आता है। यार ये जो क्रोमेटिन जाल है, ये क्या है, केंद्रक द्रव में ही ना पाया जा रहा है। हम क्या बोले कि इसके अंदर जितना भी जगह बचा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। तो पहला क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव के अंदर क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। दूसरा क्या है, केंद्रक या केंद्रिका, केंद्रक या केंद्रिका। ये लिख के आ जाए चाहे ये लिखा जाए, बात से हमें आंसर वही देना है। अब इसके अंदर वाला पार्ट के बारे में हम लोग जान लें। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये देखिए आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केंद्रिका बोलो चाहे केंद्रक बोलो। ये क्या होता है, ये झिल्ली रहित होते हैं। जो केंद्रिका है, जो केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है केंद्रिका, ये क्या होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। इसके चारों पार्टी से कोई झिल्ली का आवरण नहीं होता है, ये झिल्ली रहित होते हैं, इसमें एक भी झिल्ली नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये झिल्ली रहित है। यानी कि ये जो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, झिल्ली रहित है। इसको चारों पार्टी से झिल्ली नहीं पाया जाता है। यानी कि जो केंद्रिका है, ये जो केंद्रिका है, ये ऐसा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है। समझ में आया, क्या है केंद्रिका, झिल्ली रहित होता है, झिल्ली रहित संरचना। क्या केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना है।
उसके बाद क्या है, केंद्रक द्रव में सतह, केंद्रक द्रव में सतह रूप से क्या उपस्थित होते हैं, केंद्रक द्रव में क्या सतह रूप से क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये पूरा क्या है, पूरा केंद्रक द्रव है, केंद्रक द्रव है कि नहीं। इस केंद्रक द्रव के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, केंद्रिका प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, केंद्रिका प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद ये क्या करता है, ये केंद्रिका क्या करता है कि RNA, राइबोसोमल RNA, ये केंद्रिका क्या करता है, ये केंद्रिका क्या करता है, RNA यानी कि राइबोसोमल RNA संश्लेषण करता है। ये जो केंद्रिका है बाबू, ये जो केंद्रिका है, ये केंद्रिका RNA का निर्माण करता है, मतलब संश्लेषण करता है, राइबोसोमल RNA का संश्लेषण करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप लोगों से कि केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका रहता है उसका कार्य क्या है, उसका काम क्या है, वो किसका संश्लेषण करता है। तो आंख बंद करके आंसर क्या देना है कि राइबोसोमल RNA का संश्लेषण करता है, राइबोसोमल RNA का संश्लेषण करता है, जो राइबोसोम का निर्माण करता है, जो राइबोसोम का निर्माण करता है। अब जैसे ही ये केंद्रिका RNA का संश्लेषण करता है तो ये राइबोसोमल RNA राइबोसोम का निर्माण करता है, ये राइबोसोमल RNA राइबोसोम का निर्माण करता है। क्लियर हो गया वो। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक क्या था इसकी जानेंगे। अब आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा होगा क्या, ये जो आप लोग यहाँ पे बीच बीच में कटा हुआ दिखाई दे रहा है, गैप होगा यहाँ, ये गैप है, ये गैप है, जहाँ से रेड कलर से बनाया ये गैप है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक छिद्र। ये केंद्रक छिद्र के काम क्या होता है, ये केंद्रक छिद्र का काम क्या होता है कि दोनों झिल्लियों के मिलने से बनता है। बात सही है, ये जो केंद्रक छिद्र है ये दोनों झिल्लियों के मिलने से बनता है, एक झिल्ली के मिलने से केंद्रक छिद्र नहीं बनेगा बाबू। जैसे मैं मान लो ये लो मजा, ये एक हो गया झिल्ली, ये दो झिल्ली हो गया। कभी भी केंद्रक झिल्ली का कभी भी केंद्रक छिद्र का निर्माण करेगा, कभी भी केंद्रक छिद्र का निर्माण करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये तो गोले गोले घूम रहा है। केंद्रक छिद्र का निर्माण करने के लिए क्या होगा कि दोनों झिल्लियों के मिलने से केंद्रक छिद्र का निर्माण होता है। जैसे में अब यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, तो ये पहला झिल्ली ये दूसरा झिल्ली से मिल गया, ये पहला झिल्ली ये दूसरा झिल्ली से मिल गया, ये पहला झिल्ली दूसरा झिल्ली से मिल गया, ये भी पहला झिल्ली दूसरा झिल्ली से मिल गया, यहाँ से यहाँ भी मिल गया। तो यहाँ से क्या एक केंद्रक छिद्र का निर्माण कर दिया, यहाँ से केंद्रक छिद्र का निर्माण हो गया। यानी का केंद्रक छिद्र का निर्माण करने के लिए दोनों झिल्लियों से मिलकर केंद्रक छिद्र का निर्माण होता है। अरे क्या होता है, यह कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच परिवहन करता है। ये जो गैप है ना, ये जो जगह है, ये खाली स्थान है, ये क्या करता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का परिवहन करता है, यानी कि लेन देन करता है, ओकर समान ओकर समान एक। जैसे में देखो यहाँ ये मान लेते हैं, ये मान लो कि पूरा ये कोशिका है, इसके बीच में मान लो कि केंद्रक है, केंद्रक क्या था, बीच में से कटा हुआ रहता है। तो ये कोशिका द्रव इसके अंदर भी जाता है, ये केंद्रक के केंद्रक द्रव इसके बाहर भी आता है। ये पूरा कोशिका था, इसके बीच में क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक के जो केंद्रक द्रव होता है केंद्रक से बाहर भी आता है, और कोशिका द्रव केंद्रक के अंदर भी जाता है। यानी कि यह कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच में परिवहन होता है, लेन देन चलते रहता है, ओकर समान ओकर। समझ में आया कि नहीं। अरे क्या करता है, सक्रिय परिवहन, क्या सक्रिय परिवहन RNA तथा प्रोटीन। यानी कि यहाँ से राइबोसोम क्या किया, राइबोसोम का निर्माण किया, यहाँ से राइबोसोम का निर्माण किया। यहाँ से क्या होगा कि RNA का भी निर्माण होता है, RNA का निर्माण होता है, प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से ये जो झिल्ली दिखाई दे, ये जो कटा हुआ दिखाई दे रहा है, केंद्रक छिद्र दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक छिद्र के माध्यम से कहाँ, कोशिका में भी चले जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो केंद्रक के बाहरी झिल्ली होता है, उस केंद्रक के बाहरी झिल्ली से ही क्या जुटा हुआ रहता है बाबू, अंतर्द्रव्य जालिका। उस केंद्रक के बाहरी झिल्ली से क्या जुटा हुआ रहता है, अंतर्द्रव्य जालिका। देखो ये है अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में, इसके बारे में हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, 11वीं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, समझे। जो गया सो उसको जाने दो।
समझ में आया कि नहीं? केंद्र की क्या है, बाहरी झिल्ली से क्या जुटा हुआ रहता है, अंतर्द्रव जालिका जुटा हुआ रहता है। एक क्या अंतर्द्रव जालिका जुटा हुआ रहता है। और जिस अंतर्द्रव जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है उस अंतर्द्रव जालिका को खुरदरी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। जिस अंतर्द्रव जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है इस अंतर्द्रव जालिका को क्या कहते हैं हम लोग, खुरदरी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। और ये किसका संश्लेषण करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जिस अंतर्द्रव जालिका पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे हम लोग चिकनी अंतर्द्रव जालिका कहते हैं। और वो चिकनी अंतर्द्रव जालिका लिपिड का संश्लेषण करता है। वो चिकनी अंतर्द्रव जालिका लिपिड का संश्लेषण करता है। वो जिंदगी है क्या जिस जिंदगी में गम ना हो, है कि नहीं? ये पूरा समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा।